everyone, welcome to the Precious World. Here we come with another lecture on Laplace transform. In first lecture, we have learned about how to find the Laplace of 1, which is 1 over s. Then we find the Laplace of t, which is 1 over s square. Now we are going to find the Laplace of t power n. First of all, look at its general formula. In the previous video, we used this formula for finding the Laplace of 1 and finding the Laplace of t. Now, if we want to find the Laplace of Tn, then we again use this formula, this general formula. Laplace of Tn is equal 0 to infinity integral e minus st ft. Here ft is t to power n dt. सबसे पहले हमने जैसे आइलर्स इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस में किया था, हम इसकी पावर को एक न्यू वेरिएबल जो है वो कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं। जैसे एस टी है, इसे मैंने कंसीडर किया है यू के इक्वल। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेते थे। यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा एस डी टी, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव ले लिया। जब हमने इसका डेरिवेटिव हम लेते थे, उसके बाद हमें यहाँ पर डी टी फाइंड करना है। डी टी ऐसे आ जाएगा, साथ में एस यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एस डी यू। यहाँ पर हमारे पास डी टी की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ से टी की अगर फाइंड करना चाहें, टी की वैल्यू भी आ सकती है यू ओवर एस। यानी हम करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पर इसको न्यू वेरिएबल जो हमने कंसीडर किया है u, हम इसे सबको u की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। यानी कि जहाँ पहले हमें t नज़र आ रहा था, अब हमने वहाँ पर u की न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया, हम वहाँ पे वो लिखना चाह रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सके। अब देखिए, हमने लिमिट्स जो है वो चेंज करनी है। यानी कि ये लिमिट्स जो थी 0 टू इन्फिनिटी, ये तो t के लिए थी। अब हमने देखना है, अगर हमने न्यू वेरिएबल u इंट्रोड्यूस करवाया है, क्या ये लिमिट्स उसके लिए भी वैलिड हैं या नहीं। t इज इक्वल टू 0 इसकी लिमिट थी, तो अगर हम यहाँ पर t 0 पुट करते हैं तो हमारे पास u भी 0 आ जाता है। यानी कि ये फर्स्ट लिमिट तो वैलिड है। अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, अगर मैं t इन्फिनिटी पुट करूँ तो u भी इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कि ये लिमिट्स भी इसके लिए वैलिड है। यानी कि लिमिट्स अब हमने चेक कर ली, हमने न्यू जो है वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा ली। अब यहाँ पर लेप्लास ऑफ टी एन, जहाँ पर t था वहाँ पर हमने क्या लिखना है, जो हमने यहाँ पर t फाइंड किया है u ओवर s। u ओवर s t की जगह, जैसे ये u ओवर s था, हमने t की जगह हमने न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया है u ओवर s पावर n। अब ये जो फॉर्मूला था जनरल फार्मूला, उसे एक दफ़ा देखें। e माइनस एस टी को हमने क्या लिखा था u, तो हमने यहाँ पर लिख दिया e माइनस u। साथ में क्या है टी एन की जगह हम क्या लिख लेंगे, टी एन की जगह हम यही लिखेंगे u ओवर s पावर n आ जाएगी। डी टी की जगह हमने ये लिख देना है 1 ओवर s डी यू, 1 ओवर s डी यू। अब हमारे पास यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखें, s की पावर, यानी कि ये s की पावर को बेस सेम है, तो हम इसको इसकी पावर एक पावर में लिख सकते हैं जब बेस सेम हो तो। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये है 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर हो 4। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी बेस क्योंकि लिए सेम है 2, तो हम इनको लिख सकते हैं 2 3 प्लस 4। अगर ये वाली आपको समझ नहीं आ रही तो हम इस तरह x लिख सकते हैं, x की पावर 2 x की पावर 3। जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स ऐड होती हैं, जब बेस सेम हो तो यहाँ पर 3 प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 5। सेम मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर इसकी पावर देखें, इसकी पावर s की पावर यहाँ पर n थी, यहाँ पर s की पावर है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर s n प्लस 1, इसकी पावर n प्लस 1 आ जाएगी। साथ में e माइनस यू एज इट इज़ आ जाएगा, ये u पावर n ये लिख दिया, साथ में डी यू लिख देंगे। 1 ओवर एस एन प्लस 1 ये हमारे लिए एज अ कॉन्स्टेंट है, तो हम इसे इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स लिख देंगे, e माइनस यू एज इट इज़ आ जाएगा, u की पावर n है,
साथ हमने यहाँ पर ये काम किया है, अगर मैं u की पावर n है, इसके अंदर मैंने +1 ऐड भी किया है, माइनस भी किया, ताकि कैंसिल अगर हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो un दोबारा वापस un हो जाएगा, यानी कि ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया। ये हम काफ़ी क्वेश्चंस में करते हैं। अगर मैं +1 यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी साथ ही करना पड़ेगा। तो ये मैंने इस तरीके से ये किया। अब ये मैंने क्यों किया है ये आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास गैमा, ये मेरे पास गैमा ऑफ n+1 बन गया। गैमा ऑफ n+1 कैसे बना है? गैमा का जो जनरल फार्मूला था वो क्या है, यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। गैमा ऑफ z इक्वल 0 to infinity e माइनस टी z माइनस 1 dt, ये उसका जनरल फार्मूला था। अब यहाँ पर आप देखें, e की पावर में जो वेरिएबल है e माइनस टी, वही वेरिएबल यहाँ पर लिखना है, वही वेरिएबल जैसे यहाँ पर ऐसे ही, और ये z माइनस 1, यानी कि ये फिर ये किसका था, गैमा z। तो यहाँ पर इसकी जो पावर में जो ये चीज़ है जिसमें से -1 कर रहे हैं वो आ जाएगा गैमा, उसका गैमा बन गया ये सारा गैमा n+1। अब ये 1/n+1 ऐसे ही आएगा साथ, और ये मैंने बताया कि गैमा n+1 किस तरीके से आया, ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर भी वही गैमा फंक्शन लिखा है, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि किस तरीके से ये गैमा n+1 आ गया साथ में। अब गैमा n+1 हम अगर फाइंड करना हो, हम जानते हैं ये वाला फार्मूला, जब मैंने गैमा फंक्शन के ऊपर वीडियोस बताई थी तो मैंने बताया था गैमा ऑफ z अगर फाइंड करना है ना, तो हम z -1 फैक्टोरियल कर देते हैं। मतलब कि अगर मैंने गैमा 5 का फाइंड करना होता है ना, तो मेरे पास 5 - 1 आंसर क्या आएगा, 4 का फैक्टोरियल। यानी कि अगर मैंने गैमा ऑफ 6 मेरे पास लिखा हुआ है कि इसका आंसर बताएं गैमा ऑफ 6 का, तो मैं उसका आंसर क्या बताऊंगी, मैं उसका बताऊंगी आंसर 5 का फैक्टोरियल। तो ये किस तरीके से मैंने बताया है, अगर गैमा ऑफ z होगा तो हम उसको z -1 का फैक्टोरियल, उसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पर n+1 है, इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि गैमा n+1 है, तो हमने क्या करना है, इसमें से -1 कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने z लिया, आप अगर इसे n समझे तो आपको पता लग जाएगा n का फैक्टोरियल है, यानी कि फिर भी मैं n की शेप में लिख के बता देती हूँ। मतलब कि अगर हमारे पास गैमा n+1 हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर z था जहाँ पर, अब वहाँ पर आपने n+1 लिखना है, n+1 - 1 फैक्टोरियल, ये 1 से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया, n का फैक्टोरियल। यानी कि गैमा n+1 होगा तो उसका आंसर मेरे पास n का फैक्टोरियल आ गया। तो यहाँ पर मैंने n का फैक्टोरियल लिख दिया है। अगर ये गैमा ऑफ z है तो हम इसे, अगर मैं n की शेप में लिख दूँ, कि मेरे पास आ जाएगा गैमा ऑफ n -1 फैक्टोरियल। तो अब मैंने ये था मेरे पास गैमा n होगा तो n -1 का फैक्टोरियल लिखना है। अब अगर मेरे पास गैमा ही n+1 आया है तो हमने यहाँ पर n की जगह आप n+1 लिख दें, और जब हम इसे सोल्व किया तो हमारे पास n का फैक्टोरियल आया। यानी कि अब अगर गैमा n+1 होगा तो उसका आंसर हमारे पास n का फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पर मैंने गैमा n+1 था, इसका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, और साथ में ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये मेरे पास आंसर जो आया है, ये मेरे पास आया है, ये मैंने क्या फाइंड किया है, ये मैंने फाइंड किया है लेप्लास ऑफ टी एन, लेप्लास ऑफ टी एन फाइंड किया। इसका मतलब हुआ ये मेरे पास जो आया है, ये मेरे पास जनरल फार्मूला आ गया, जनरल फार्मूला आ गया है। इसका मतलब होगा कि मैं कोई भी टी की पावर फाइंड कर सकती हूँ इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। जैसे मैंने यहाँ पर टी की पावर 3 और टी की पावर 4 को फाइंड किया, यानी कि ये n यहाँ पर मेरे पास 3 है, यानी कि यहाँ पर टी n था, कोई भी पावर n, यहाँ पर मेरे पास क्या है 3, तो फार्मूला के मुताबिक हमारे पास n का फैक्टोरियल आएगा, यानी कि 3 का फैक्टोरियल आ गया। एस n यहाँ पर क्या है, n 3 है, तो 3 + 1 करेंगे, तो ये मेरे पास कितना, यानी कि शॉर्टकट मेथड है, ये कितनी इजीली हमारे पास लेप्लास ऑफ, हमने t की पावर 3 का फाइंड कर लिया। अब अगर हम लेप्लास t4 फाइंड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम यहाँ पर n की जगह हम 4 लिख देंगे, 4 का फैक्टोरियल s, फिर n+1 यानी कि 4 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा s5। इस तरीके से अब हम t की किसी भी पावर का इजीली फाइंड कर सकते हैं लेप्लास। Hopefully you understand all of these questions.